विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 3 समझदार नहीं के अभ्यास के प्रश्नों के चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, यह बताइए। એટલે કે આ વાક્ય કોને કહ્યું છે અને શા માટે કહ્યું છે એનું કારણ પણ જણાવવાનું છે। एक नंबर, माँ ने उसको गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा। क्यों? क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा वाक्य हम देखते हैं। क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा वाक्य, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। हम चौथा वाक्य देखते हैं। भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। हम दूसरा आगे का वाक्य देखते हैं। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा। क्यों कहा? क्योंकि नन्ही ने विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है? यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? सोचकर कीजिए। तो बाल मित्रों, हम पहले नन्ही ने बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव किया यह हम जानते हैं। डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है। वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। तो बाल मित्रों, बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। आगे का प्रश्न देखते हैं। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही बिच्छू को क्यों बचाती है? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? माँ क्या कहती है नन्ही को? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही क्या कहती है अपने स्वभाव के बारे में? तो हम देखते हैं। नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यहाँ हमें 5 घटना कही गई है, इसमें से हमें सही क्रम में, इसका अर्थ है कि पहले कौन सी घटना बनी थी यह हमें ढूंढकर लिखना है, उसे सही क्रम में लिखना है। तो हम पहले यह सही घटना की जो सब घटना दी गई है उसे हम पढ़ेंगे। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। आगे का, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે જે 5 ઘટનાઓ વાંચી એમાંથી પહેલી ઘટના કઈ બને છે કહાનીમાં? આપણે કહાની સાંભળી, પાઠ ભણ્યા, તો કઈ ઘટના બને છે? પહેલું શું થાય છે? વિચારો, વિચારી દીધું? ઓકે, તો પહેલું અહીંયા કયો આવશે? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। पहला शू करे छे? જ્યારે તળાવની જોડેથી એની માતા જોડેથી જાય છે નન્હી, ત્યારે દલદલમાં એટલે કે કીચડમાં ફસેલો એમ કે બિચ્છુને જોવે છે, બરાબર? બીજું આવશે, ત્યારે ફસેલું હોય છે ત્યારે શું થાય છે? આગળ વાંચો। ओके, बीजो आवशे, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई।
પછી કયું વાક્ય આવશે, કઈ ઘટના આવશે? हाँ, શું કરે છે? नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथું કયું આવશે વાક્ય? ઘટના કઈ બને છે? बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। છેલ્લું કયું આવશે? હવે તો જે नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે કહાની સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર હોય છે કે ક્યારે કઈ ઘટના બને છે. એના આધારે આપણે આ ઘટનાક્રમ ગોઠવી શકીએ છીએ. ગુજરાતીમાં પણ બાળમિત્રો તમે ગોઠવતા આવ્યા છો. જો તમે વાર્તા વાંચી હશે અને પાઠ સમજ્યા હશો તો જ તમે આ લખી શકો છો. હવે બાળમિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 આગળ જોઈશું. અહીંયા આ પ્રશ્ન નંબર 3 છે. इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। આ કહાનીમાંથી આપણે 5 સંજ્ઞાઓ શું કરવાની છે? અંદરથી શોધવાની છે અને તેને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે बिच्छू. तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। इस तरह हम दूसरा संज्ञा क्या है? नन्ही. नन्ही एक बतख का नाम है। आगे हम एक संज्ञा स्थान है जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अहमदाबाद में देखने लायक कई स्थान है। हम तीसरा संज्ञा का नाम है मुसीबत। मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। आगे एक संज्ञा है पानी. पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे एक संज्ञा हमें 5 लिखनी है. आदत. सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। यह संज्ञा है. जो 5 संज्ञा है यह कहानी में से ली गई है. आपको कहानी में से लेनी है. इनके सिवा दूसरी कोई भी संज्ञा हो सकती है, हमें कहानी में से ही लेनी है. हम आगे का प्रश्न देखेंगे. प्रश्न नंबर 4. इसमें क्या कहा गया है? इकाई में प्रस्तुत मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. विद्यार्थी मित्रों, આપણી ચોપડીની અંદર શબ્દાર્થ અને મુહાવરા આપેલા હોય છે. તેમાંથી જ આપણે મુહાવરા લઈએ છીએ બાળ મિત્રો. એ મુહાવરા આપણા પાઠની અંદર આવે એ જ લેવાના છે. તો જુઓ બાળ મિત્રો, अनसुनी करना, इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान न देना. मुहावरे का वाक्य में भी प्रयोग करने का है. माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. हम दूसरा मुहावरा लेते हैं. आदत का गुलाम होना, उसका अर्थ होता है आदत से मजबूर होना. वाक्य इसका है वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है. हम तीसरा मुहावरा लेते हैं. जीवन दान देना, मरने से बचा लेना. और दूसरा अर्थ भी होता है नया जीवन देना. उनका वाक्य है डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है. आगे हम एक मुहावरा लेते हैं. शर्म से पानी पानी होना, उसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना.
उसका वाक्य है चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आना सिवाय बीजा તમે મુહાવરા લઈ શકો છો, પણ કયા જે આ કહાનીમાં જ વપરાયા હોય તે। આપણે આગળ પ્રશ્ન નંબર જોઈએ છીએ 5। કયો પ્રશ્ન જોઈશું બાળ મિત્રો? 5 જોઈએ છે। આ આપણો પ્રશ્ન નંબર 5 છે। एमा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो हमको शब्दों दिए गए उनका समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ शब्द है नदी, उसका अर्थ होता है सरिता। उसका वाक्य है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो यहाँ हमें पहला शब्द है स्थान, उसका अर्थ होता है जगह। उनका वाक्य है अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा शब्द है स्वभाव, इसका समानार्थी अर्थ होता है प्रकृति। उसका वाक्य है वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। तीसरा शब्द है मुसीबत, उसका समानार्थी अर्थ होता है संकट। वाक्य है संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। आगे शब्द है प्रसन्न, उसका अर्थ होता है खुश। वाक्य है आज मैं बहुत खुश हूँ। आगे शब्द है थिरकना, उसका समानार्थी अर्थ है नाचना। वाक्य है वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। अब हम आगे प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, शब्दकोश જ્યારે આપણે ગોઠવવાનો હોય ત્યારે તમે ગુજરાતીમાં લખો છો ને કેવી રીતે કક્કાવારી પ્રમાણે, તો અહીંયા હિન્દીમાં પણ આપણે કક્કાવારી પ્રમાણે જ લખવાનું હોય છે। તો અહીંયા પહેલું શું આવશે એ જોવાનું છે। અહીંયા આપણને 5 શબ્દો આપેલા છે, बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। ये 5 मांथी पहलू कोण आवशे? तो जुओ बार मित्रों, पहलू कोण आवशे विचारो। तो पहला डंक आवशे। कयुं आवशे? डंक आवशे। पछी कोण आवशे? नदी। दूसरा शब्द है नदी। तीसरा आएगा बिच्छू। चौथा आएगा मुसीबत और 5वां शैतानी। तो विद्यार्थी मित्रों, आ शब्दकोश माटे तमारे रफ कागळनी अंदर हिंदी में कक्को लखी देवानो, बराबर, स्वर और व्यंजन साथे। अने पछी तमे आ रीते गोठवता जशो तो खोटुं पड़शे नहीं। एटले बाळ मित्रों, हिंदी में पहला कक्को आवड़वो जोईए, तो ज आपणे आ साची रीते शब्दकोश लखी शकीए छीए। अब हम आगे प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, अहींया जुओ, पहला आपणे 4 चित्रों आप्या छे। तमे पण तमारी पुस्तकनी अंदर जे चित्र आप्युं छे त्यां जोजो। अहींया आपणे प्रश्न नंबर 1 पहला 4 चित्रों ध्यानथी जोई लेवाना अने पछी कहानी बन। अहींया कोण कोणनी वात थई छे तो जुओ। अहींया एक आपणे अहींया कबूतर देखाय छे, पछी अहींया एक आपणे झाड़ छे, बराबर, वृक्ष छे। पछी त्यां अहींया जोईए छे आपणे एक
કોણ દેખાય છે? કીડી એટલે કે ચીંટી. પછી અહીંયા આ તળાવ છે. શું છે? તળાવ છે. બરાબર. અહીંયા જોઈએ છે બીજા ચિત્રની અંદર જ્યાં કીડી છે તે શું છે? પાંદડા ઉપર ચડી જાય છે અને કબૂતર તેને બચાવે છે. ત્રીજું ચિત્ર અને ચોથું ચિત્ર જુઓ. અહીંયા આ શિકારી છે જે શિકાર કરે છે. બરાબર. અને અહીંયા કોનો શિકાર કરે છે? કબૂતર જે ડાળી ઉપર છે. અહીંયા જુઓ, જ્યારે કબૂતરનું શિકાર કરે છે શિકારી, ત્યારે અહીંયા આ કીડી છે તે શું કરે છે? શિકારીને ડંખ મારે છે. તો જુઓ બાળ મિત્રો, અહીંયા આપણને થોડીક તો સમજણ પડી ગઈ હશે કે પહેલાં કબૂતર કીડીને બચાવે છે અને હવે કીડી છે એ કબૂતરને બચાવે છે. अब हम कहानी लिखेंगे. यहाँ मैं आपको कहानी सुनाती हूँ. आपको ध्यान से सुनना है और फिर आपको नोटबुक में लिखना भी है. जब हम कहानी लिखेंगे तब पहले हमें जिस कहानी लिखनी है उनका शीर्षक लिखना चाहिए. इनका शीर्षक है कबूतर और चींटी. क्या है? कबूतर और चींटी. एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था. पेड़ पर एक कबूतर रहता था. पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी. एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबती हुई देखा. उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका. चींटी पानी से पत्ते पर आ गई. पत्ता बहते बहते किनारे आया. कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया. चींटी की जान बच गई. उसने कबूतर को धन्यवाद दिया. एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था. एक शिकारी ने उसे देखा और उनकी तरफ बंदूक का निशाना साधा. चींटी ने यह देखा. उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा. शिकारी दर्द से चिल्लाया. उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया. चींटी ने कबूतर की जान बचाई. कबूतर ने उसका आभार माना. विद्यार्थी मित्रों, आना आपणे कहानीનું શીર્ષક શું હતું? કબૂતર और ચીંટી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યારે પરીક્ષામાં કહાની લખીએ ત્યારે આપણે તેનું બોધ પણ લખવું પડે છે. તો બોધ બાળ મિત્રો એકથી વધારે હોઈ શકે. मुसीबत में पड़े हुए हर व्यक्ति को हमें मदद करनी चाहिए. यह भी हम लिख सकते हैं. आगे हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे. प्रश्न नंबर 8. नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा. यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है, उनको देखकर हमें यह बताना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा. અહીંયા એક આપણને ચિત્ર આપ્યું છે, એને જોઈ અને આપણે કહેવાનું છે કે આના પછી શું થશે. જો બાળ મિત્રો, પહેલાં તમે ચિત્ર ધ્યાનથી જોઈ લો. અહીંયા આપણને શું બતાવવામાં આવ્યું છે? એક્સિડન્ટ થયું છે. બરાબર. બે ગાડી છે, કાર, એનું એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે. બરાબર. તો હવે શું થશે? અહીંયા આપણને 108 પણ જોવા મળે છે. અને અહીંયા 108માંથી જુઓ, અહીંયા જે એક્સિડન્ટ થયો છે એને અહીંયા કોના દ્વારા? તો અહીંયા આપણે દવાખાને પહોંચાડવામાં આવે છે. બરાબર. તો
इसका वर्णन हमें करना है। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। यह एक कार है और यह दूसरी एक कार है, 2 कार और यहाँ एक बाइक की टक्कर हमें दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। इस तरह हमें 5-6 वाक्यों में यह घटना का वर्णन करना है। अब हम आगे का प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણને प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। અહીંયા આપણને બાળ મિત્રો 5 વાક્યો આપ્યા છે, તેમાં આપણે વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને તેને ફરીથી આપણે લખવાના છીએ। पहला वाक्य है, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। यह बिच्छू बोला। विद्यार्थी मित्रों, कोईपण वाक्य જ્યારે બોલે છે ત્યારે આપણે એને શેમાં લખીએ છીએ? ઇન્વર્ટેકમાં। એટલે અહીંયા આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેક કરીશું। અહીંયા બરાબર મારે નહીં થાય, તમારે અહીંયા નન્હી જોડે ડબલ ઇન્વર્ટેક કરીશું, બરાબર। અહીંયા બોલા એટલે અહીંયા આપણે કરીશું અલ્પવિરામ અને કોઈ વ્યક્તિ બોલે એટલે એને ડબલ ઇન્વર્ટેકમાં કરીએ છીએ। નન્હી બહન આજ તું જીત ગઈ, અહીંયા ઇન્વર્ટેક આપણે પૂરા કરીશું અને અહીંયા આપણે વાક્ય પૂરું થાય ત્યાં આપણે ખડીપાઈ કરીશું। બીજું વાક્ય છે, ક્यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે અહીંયા પાછળ આપણે પ્રશ્ન ચિહ્ન કરીશું અને અહીંયા કોણ કહે છે? क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। आ કોણ બોલે છે? નન્હી। એટલે જ્યારે પણ કોઈ વાક્ય બાળ મિત્રો બોલતું હોય ત્યારે તમારે તેને ઇન્વર્ટેકમાં લખવું પડે। તો અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેકમાં અહીંયા આપણે લખીશું અને જ્યારે વાક્ય પૂરું થાય એટલે તમારે ઇન્વર્ટેક પણ પૂરું કરવું પડે। અને ક્યો ભાઈ એટલે અહીંયાથી બોલવાની શરૂઆત કરે છે એટલે ત્યાં આપણે શું કરીશું બાળ મિત્રો? અહીંયા શું કરશો? અલ્પવિરામ, બરાબર। ચલો હવે આપણે ત્રીજું વાક્ય જોઈએ છીએ। बिच्छूभाई ठिठक क्यों गए डंक मारो। तो अहींया बार मित्रों बिच्छूभाई अहींया वाक्य बोले छे एटले आपणे तेने शेमां करीशुं? इन्वोटेकमां डबल इन्वोटेक करीशुं आपणे, बराबर। अहींया इन्वोटेक पूरा करीशुं, बराबर। आ रीते इन्वोटेक पूरुं पड़े। बिच्छूभाई बोले छे त्यां एटले आपणे अहींया करीशुं अल्पविराम। ठिठक क्यों गए प्रश्न पूछे छे एटले अहींया प्रश्न चिन्ह डंक मारो, बराबर। एटले अहींया प्रश्न चिन्ह। विद्यार्थी मित्रों, मैं अभ्यास अने स्वाध्यायनी तमने पीडीएफ मोकलाईश, एमां बराबर लखेलुं हशे, तमे अत्यारे समजी जजो, बराबर। डंक मारो अहींया वाक्य पूरुं थाय छे एटले अहींया शुं आवशे? खड़ीपाई। हिंदीमां ऊभी લીટીને खड़ीपाई कहेवातुं होय छे। चौथुं वाक्य आपणे जोईए बाळ मित्रों। भलाई करना मेरा स्वभाव है। कौन बोले छे बाळ मित्रों? आ वाक्य कौन बोले छे? तो नन्ही। એટલે કોઈ બોલે એને તમારે શેમાં લખવાની?
ઇનોટેકમાં શરૂઆત કરી, અહીંયા આપણે ઇનોટેક પૂરું થઈ જશું. અહીંયા કોઈ પ્રશ્ન પૂછાતો નથી એટલે અહીંયા આપણે વાક્ય પૂરું થાય એટલે ત્યાં ખડીપાઈ કરી દઈશું. પાંચમું વાક્ય છે બહન મુझे बचा लो. બરાબર, તો અહીંયા કોણ બોલે છે? આ બિચ્છુ. તો કોઈ બોલે એટલે અહીંયા આપણે શું કરીશું? ઇનોટેક કરીશું ને અહીંયા ઇનોટેક પૂરા કરી દઈશું. ડબલ ઇનોટેક પણ આવે, એક ઇનોટેક. કોઈ વ્યક્તિ બોલે ત્યારે તમારે ડબલ ઇનોટેકમાં કરવું પડે છે. બહન ત્યાં અટકે છે એટલે જ્યારે બાળમિત્રો આપણે કોઈ વાક્ય બોલતા હોય અને ત્યાં આપણે આરામ કરીએ, અટકીએ, ત્યાં તમારે અહીંયા અલ્પવિરામ મૂકવું પડે. બહન મુझे बचा लो અને અહીંયા આપણે વાક્ય પૂરું થાય છે ત્યાં પૂર્ણ વિરામ કરીએ છીએ. તો બાળમિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે તમે કોઈ પણ વાક્ય જ્યારે બોલે ત્યારે તમારે તેને ઇનોટેકમાં લખવાનું. શરૂઆત થાય ત્યારે શરૂ કરવાનું અને પૂર્ણ થાય ત્યારે ઉપરથી કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર, જ્યારે સાદું વાક્ય હોય ત્યારે આપણે પાછળ પૂર્ણ વિરામ, ગુજરાતીમાં તમે શું કરો છો? ટપકું, આ રીતે ડોટ કરતા હો છો. બરાબર, પણ હિન્દીમાં ખડીપાઈ કરવાની હોય છે. હવે આપણે આગળ અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 10 જોઈશું. પ્રશ્ન નંબર 10ની અંદર આપણને શું કહ્યું છે? निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. परिच्छेद એટલે ફકરો. બાળમિત્રો અહીંયા આપણને એક ફકરો આપ્યો છે તેને આપણે વાંચીશું અને એના આધારે અહીંયા નીચે આપણને બે પ્રશ્નો આપ્યા છે, એના જવાબ લખવાના છે. देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उससे कुशल मंगल पूछा. इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, हैरान छिए. अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है. असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक है. असुर છે તે અમારા કરતાં બલવાન એટલે શક્તિશાળી પણ છે અને હોશિયાર પણ છે એવું કહે છે. हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं. हम उनसे पार नहीं पा सकते. कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए. तो विद्यार्थी मित्रों આપણે પહેલાં અહીંયા ફકરો વાંચીશું અને એના આધારે વાંચ્યો, એના આધારે તમારે પહેલાં ગુજરાતી કરી નાખવાનું અને એના આધારે તમે પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકો છો. અહીંયા જો આપણને પ્રશ્ન આપ્યો છે પહેલો, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा. શું કહે છે? इंद्र શું કહે છે? असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत त्रस्त है. असुर बलवान है तो है ही और संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है. શું કહે છે? અહીંયા કીધું છે ને કે हम वृत्रासुर से त्रस्त है, हमसे अधिक बलवान है और चतुर भी है. उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है. यह जवाब आएगा. आगे का प्रश्न हम देखते हैं. देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए. तो विद्यार्थी मित्रों आ फकरो तमे 2 વાર વાંચશો તો તમને સમજણ પડી જશે. આપણી રીતે લખી શકીએ છીએ. प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए. हमें यहाँ वर्ण दिए गए हैं भ, तो भ से हमें 5 शब्द बनाने हैं. भलाई, भगत, भगवान, भवन, भजन. अब व, तो व का हम बनाएंगे वजन, वानर,
वेश, विकास और विद्या। अब रसे, रसे हम बनाएंगे रस, राजा, रण, रीति, रोटी। अब हम नसे बनाएंगे नगर, नयन, नाग, नाम, नीर, नियम। अब हम घसे बनाएंगे गणेश, गीत, गमला, गाय, गरुड़। इस આના સિવાય બાળમિત્રો તમે બીજા પણ બનાવી શકો છો, ઘણા બધા હોય છે। તો બાળમિત્રો તમે અહીંયા આપણે જે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરી એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે પ્રશ્નો સાંભળશો, બરાબર? તો તમને આવડી જશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આજે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી તેની PDF હશે તો તમારે નોટબુકમાં અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનું છે। નમસ્કાર, આપણે આગળના પાઠમાં મળીશું।